नहीं सर, आ जाता है चला जाता है कभी कभी, तो बट नाउ आई एम दो दिन से अभी थोड़ा नहीं आ रहा। गला थोड़ा खराब है तुम्हारा, ठीक है, गार्गलिंग वगैरह करो, ठीक है, एक्सीडाइन ले आओ, एक्सीडाइन की गार्गल करो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ भाई, सभी ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है? इतने महान कैसे हो सकते हो? मैत्री बेटा AITS दिया? हर्ष बढ़ाना, हर्ष विश्वकर्मा, विश्वेंद्र, विदु, ये दिया बेटा? यस सर। कोई बच्चा ऐसा है नहीं जिसने AITS नहीं दिया। तो कैसा था पेपर, इजी, टफ? कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं आता हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था हमने, रीड सब। सर एक, हाँ लक्ष्य। सर एक क्वेश्चन में इन्होंने वो एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट को दे रखा था, वो थोड़ा अजीब सा था, मतलब एनिमल हस्बेंड्री तो टॉपिक था ही नहीं यार। लेकिन क्वेश्चन आए थे, लेकिन सर इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है वो काफी अजीब सा, अजीब सा समझ नहीं मतलब? आता वो सर। उसमें ना मतलब टाइप्स ऑफ वूल दे रखे हैं और उसमें मैच करना है। अजीब सा क्या? टाइप्स ऑफ वूल तो पढ़ाऊंगा मैं अभी। कारपेट ये मॉड्यूल में था। नहीं पड़ा सर। हाँ, वो मॉड्यूल की चीज है। और पश्मीना जैसे कश्मीरी गोट से मिलता है ना, हाँ तो क्वेश्चन थे उसमें, तो उससे एक मैच हो रहा था ना, तो एक ही ऑप्शन में था, तो इसलिए वो हो गया था। देखो, कभी कभी हमें तीनों नहीं पता होते हैं, तो कम से कम एक तो पता होना चाहिए। पूरी दुनिया को पता है पश्मीना गॉड से पश्मीना बनता है, रिंग टेस्ट किया जाता है उसके लिए, याद है? चलो आज पढ़ाएंगे उसे। और इसके अलावा और जो हशीश होता है कैनाबिनॉइड, उसको स्टिमुलेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्या? अगर एक्सेसिव इनटेक किया जाए तो एक्साइटमेंट कॉज करता है वो। एक्साइटमेंट क्या है असल में? स्टिमुलेंट मतलब स्टिमुलेट कर देता है। हाँ हाँ। हाँ बोलो ज्योति। जो एल्डोस्टेरोन होता है वो एलर्जी को प्रिवेंट नहीं कर पाता ना? एल्डोस्टेरोन क्यों करेगा? एल्डोस्टेरोन इज नॉट एन कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना, है ना? एड्रेनलिन करता है। एड्रेनलिन कैसे करेगा? एड्रेनलिन तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिजल्ट है कि एलर्जी कंट्रोल हो जाती है, वैसोडाइलेशन नहीं होता। अरे क्वेश्चन था कि एड्रेनलिन कर सकता है कि नहीं कर सकता। हाँ, एड्रेनलिन का इफेक्ट है ना, रिजल्ट है ना, वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एड्रेनलिन इज अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है। तो एड्रेनलिन का इफेक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा, ठीक है, जबकि एलर्जी कंडीशन में वैसोडाइलेशन होती है। क्लियर? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो असल में एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। लेकिन एल्डोस्टेरॉन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उसका कोई रोल नहीं है, कॉर्टिसोल का रोल है एलर्जी को प्रिवेंट करने में, एल्डोस्टेरॉन का कोई रोल नहीं। क्लियर?
जो कॉटन की लीव हेयरी होती है ना, जो प्रिवेंट करती है जेल सिक्स को। ये तो बॉटनी का क्वेश्चन है। ये बॉटनी का क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं भी सोच रहा मैं कॉटन सीड में मैंने कब पढ़ा दिया। हाँ पढ़ाया था कल परसों, खल बिलों ने बताए थे मैं तो बस, है ना, ऑयल केक्स और ऑयल सीड, रिमेम्बर? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, चले आगे बढ़े। यस सर। चलिए कैटल ब्रीड्स हमने पढ़ ली थी ये, ठीक है। एक्सोटिक ब्रीड्स पढ़ ली थी, एक्सोटिक ब्रीड्स भी बता दीजिए बेटा। यस सर। डिजीज ऑफ कैटल, फुट एंड माउथ डिजीज होती है बेटा। यहाँ पर आपको जो याद रखना है, वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है। जैसे तो वायरल में फुट एंड माउथ डिजीज, रिंडरपेस्ट डिजीज जिसको कैटल फ्लैग भी कहते हैं, एंड बैक्टीरियल में है एंथ्रेक्स जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज करता है, दैट इज सेम एज ऑफ जो कि ह्यूमन बींग्स में भी एंथ्रेक्स कॉज करता है। मेस्टियाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर जो कि कॉरेंट बैक्टीरियम पायरोजेनिस कॉज करता है। निमोनिया इज कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस। प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो बैबेसियोसिस एंड कॉक्सिडियोसिस यहाँ पर कॉज करते हैं। ये बैबेसियोसिस इज कॉज बाय बैबेसिया, कॉक्सिडियोसिस जो है दैट इज कॉज बाय आइसोपोरिया प्रोटोजोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैड काउ डिजीज कौन कॉज करता है, दैट इज कॉज बाय अ प्लांट। प्रिवेंशन क्या है, अफेक्टेड एनिमल को हम आइसोलेट कर दें, ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं हम एनिमल, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, कैटल्स की। क्लियर है बेटा ये सभी पॉइंट्स? कोई डाउट इसमें किसी को? याद करना है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्लांट, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज डेयरी प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट इज मिल्क, अदर प्रोडक्ट में डंग, केक्स, बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट। अगर एक सेल्फ सस्टेन्ड डेयरी फार्म है तो आप सोचिए कि मिल्चिंग के साथ साथ वहां पर बायोगैस भी प्रोड्यूस की जा सकती है। और आजकल तो जो रूफ ऑफ द डेयरी फार्म्स है उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से डेयरी फार्म के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो भी वहां पर उसी से जनरेट कर ली जाती है। क्लियर? एक अच्छे डेयरी फार्म को बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो सब दुनिया को देगा ही देगा, बट दैट नीड्स टू बी अ सेल्फ सस्टेन्ड वन। पर सेल्फ सस्टेन्ड जो बिजनेसेस होते हैं वो किसी भी कंट्री को क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, उसका रीजन क्या है पता है किसी को? दैट द वेरी सिंपल थिंग कि वहां पर कोई भी बिजनेस जो है वो किसी दूसरे बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। 1991 की क्राइसिस में जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई, इंडिया की इकोनॉमी पर उसका इफेक्ट नहीं आया। लोगों ने बहुत कहा कि मनमोहन सिंह की वजह से ऐसा हुआ। अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं हालांकि वो, उन्होंने बहुत कुछ अच्छे से टैकल किया बिजनेस को, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी रहा कि 70% population of India at that time is totally dependent on the agriculture. Everyone has their own cows, buffaloes, and they are the self-sustained ones. घर में अनाज उनके पास था, गाय भैंस उनके पास दूध चारा देने के लिए थी, और उसके साथ साथ जो सब्जियां थी, vegetables, the requirement of a person of a day they have in total at their home. तो उस क्राइसिस से इंडिया बच गया, लेकिन अभी पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है इंडिया की। 40%, 45% पॉपुलेशन, और गांव जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इफेक्ट जो है उसका
सस्टेनेबिलिटी पर आता है। चलिए, मिल्क का बाय प्रोडक्ट अगर हम देखें तो क्रीम बाय चर्निंग ऑफ मिल्क बनाया जाता है। बटर मिल्क, जब कर्ड की चर्निंग करते हैं तो उससे बटर और बटर मिल्क दोनों अलग अलग हो जाते हैं, छाछ बोलते हैं इसको हिंदी में। कर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय लैक्टोबैसिलस एक्टिविटी। कंडेंस्ड मिल्क, कंसंट्रेटेड मिल्क कर दिया जाता है जिसमें वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। घी, 100% फैट इज ऑब्टेन्ड बाय ईटिंग द बटर। और पाउडर्ड मिल्क क्या होता है बेटा, जब 100% उसका वाटर कंटेंट रिमूव कर दिया जाए तो दैट बिकम्स पाउडर्ड, तो उस मिल्क को पाउडर्ड मिल्क कहते हैं। इसको पैकेज किया जाता है बेसिकली, और लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए मिल्क को पाउडर किया जाता है। चीज इज अ डीनेचर्ड केसेन प्रोटीन ऑफ द मिल्क एंड दिस इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट वन इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पोल्ट्री इज अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स एंड चिकन फॉर देयर प्रोडक्ट्स। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो चिकन, फाउल, टर्की, पिजन, गिनी फाउल, पी फाउल, क्वेल्स और स्वान, इन सबको डोमेस्टिकेट किया है ह्यूमन बींग्स ने। इंडिया में जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेटेड वन है दे आर चिकन एंड डक फॉर देयर प्रोडक्ट्स। कंपोनेंट्स क्या है डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म की? द वेरी फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ अ डिजीज फ्री ब्रीड एंड द सुटेबल ब्रीड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। सिलेक्शन जो है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक थिंग्स, इज इट अ ब्रॉयलर और अ लेयर। ब्रॉयलर का मतलब है कि उसे द कमर्शियल पर्पसेस ऑफ द मीट, वो reared for the meat of good quality. Layers में they are reared for the eggs. Mainly layers के केस में फीमेल जो है उन्हीं को ही रियर किया जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग को ऑब्टेन करने के लिए। सिंपल सी बात है, जो व्हाइटिश एग आप मार्केट में देखते हैं दैट इज एन अनफर्टिलाइज्ड एग। इसलिए कुछ लोग उसको वेजिटेरियन में कंसिडर करते हैं कि ये तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, इसमें तो कोई लाइफ ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया बेटा? लेयर्स में डाउट इसमें किसी को? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, इन केस ऑफ लेयर्स देयर आर ओनली फीमेल फाउल्स आर रियर्ड फॉर व्हाट? एग्स। क्लियर किसी को? Anyone have any doubt in this? You may ask. आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलिए, then after next one is chicken breeds. The very first one is देसी और इंडिजिनस। इसमें अशील जिसे कॉक फाइटिंग के लिए एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज चिटागोंग, भागस, बुशरा, करकनाथ, गैलस, ये वाइल्ड टाइप है बेसिकली। नेक्स्ट वन इज एशियाटिक ब्रीड। ब्रह्मा, कोचीन, लैंगशन आर द एशियाटिक ब्रीड। इंग्लिश ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो रेड कैप, ससेक्स, डॉर्निप। अमेरिकन ब्रीड फ्लावी माउथ रॉक, रोडे आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर वैनडॉट और जर्सी ब्लैक जैंक। And the last one is Mediterranean breeds. The very important Mediterranean breeds because NCERT में इसमें से एक का डायग्राम बनाया गया है NCERT में, that is of Leghorn दिया गया है वहाँ पर, आप उसी के सामने लिख लीजिए that's the Mediterranean breed. Ancona and Minorca are the two other one, and Malaysian also. ठीक है, अगर ज्यादा याद ना हो तो देसी और मेडिटेरियन और एशियाटिक ये तीन याद कर लेना। अमेरिकन अमेरिकन और इंग्लिश जो है इन दो को छोड़ भी दोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें लेगहॉर्न इज इम्पोर्टेंट, दिस इज अ मेडिटेरियन ब्रीड, आप एनसीईआरटी में इसे मार्क कर दीजिए।
देख लिया बेटा? नेक्स्ट वन इज ब्रूड हाउसेस। देखो, जब आप बाय रोड ट्रिप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपको कुछ इस तरह के बड़े बड़े व्हाइट कलर के और बहुत बड़ी बड़ी जालियां लगे हुए खेतों के बीच हाउसेस बने हुए दिखाई देंगे। देखें कभी किसी ने? समटाइम्स वन और समटाइम्स मोर देन 1, 2 और 3। चलो, यहाँ पर जो इसकी रूफ होती है, ठीक है, दैट इज सीमेंटेड वन, लेंटर डला होता है यहाँ पर अच्छे से। लेकिन इसकी जो साइड वॉल्स होती हैं उन पर नेट लगी होती है, जालियां लगी होती है। रीजन, यहाँ पर असल में क्राउड फ्री रखने के लिए इसमें अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन रखी जाती है, उसे रेन प्रूफ रखा जाता है, और प्रीडेटर से बचाने के लिए प्रॉपर गेटेड वन जो है परमिशन करना पड़ता है ब्रूड हाउस के। न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, उनको प्रॉपर टेक केयर करना पड़ता है। न्यूबॉर्न जो चिक्स हैं उनको स्वीट वाटर एंड दलिया ऑफ मेज जो है वो दिया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक से उन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अलॉन्ग विद दैट रफेजेस एडेड टू द सप्लीमेंट, सॉलिड डाइट देना शुरू करते हैं। फीड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशियस फूड जो है दैट इज प्रोवाइडेड एज पर द नीड, एज इट इज अ ब्रॉयलर और लेयर। अगर ब्रॉयलर है तो उसको प्रोटीन कंटेंट ज्यादा दिया जाएगा ताकि उसकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर हो सके, ठीक है, फैट कंटेंट भी ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लेयर्स की, तो लेयर्स के केस में सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट को ज्यादा रखा जाता है, वाइटामिन को ज्यादा ऐड किया जाता है ताकि हैचिंग में इशू ना है, ठीक है। प्रोटीन की अगर वाइटामिन ई, तो वाइटामिन ई जो है वो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर हैचिंग करने के लिए, तो वाइटामिन ई सबसे नेसेसरी है, आगे हम पढ़ेंगे इसको भी। लाइट मैनेजमेंट, 14 to 60 hours of daylight is required for the laying of eggs. समर मैनेजमेंट में बर्ड्स के अंदर स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पर एक स्टेबल टेम्परेचर को, क्लाइमेटिक कंडीशन को होल्डर बनाए रखने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। तो जनरली क्या करते हैं, खेतों के बीच में बनाते हैं, ठीक है, आसपास खेतों में जब लोग धान लगाते हैं, राइस के प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें उनमें पानी जो है वो स्टेगनेंट रहता है, खड़ा रहता है। अब वो वाटर के साथ हवा लगकर बहुत ठंडी हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ब्रूड हाउस का स्टेबल रहता है समर कंडीशन में। विंटर कंडीशन में टेम्परेचर 15 to 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। तो जितने भी नेट्स हैं चारों तरफ, उन नेट को ढक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बंद करने का मतलब है उसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगा दी जाती है, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर जो 15 to 16 मेंटेन रहता है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन को मेंटेन किया जाएगा, हाउसेस को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, डेली क्लीनिंग वॉशिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है, एंड देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ फीकल मैटर लेटर, क्योंकि इससे भी यहाँ पर डिजीज जो है वो स्प्रेड करती हैं। एंड रेगुलर चेकअप किया जाता है ताकि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन यहाँ पर स्प्रेड ना करे। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर के एंड में, नियर टू अक्टूबर, बर्ड फ्लू स्प्रेड हुआ था, याद है? और बर्ड जो अफेक्टेड वन है उनको किल कर दिया।
जो लोग चिकन खाते हैं कह रहे थे इतना सस्ता हो गया भाई, पूछो मत। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इफ दैट चिकन इज कंटेनिंग H5N1 तो फ्लू तुम्हारे अंदर भी निकल जाएगा। और तर्क बहुत सिंपल है, प्रेशर कुकर में सीटी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। इतने प्रेशर में तो कुछ भी है वो मर जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि वायरस को मारा जा सकता है। इज वायरस लिविंग आउटसाइड द बॉडी? इससे उसके म्यूटेंट फॉर्म होने के आने के चांसेस कितने हैं? मैं कहूँगा 20%, क्योंकि आप वायरस के प्रोटीन को डीनेचर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके डीएनए को डीनेचर करने की अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन याद आया मुझे। डीएनए कलर शो करता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर और घटाने पर, हाइपर क्रोमेटेशन, हाइपोक्रोमेटेशन। नेक्स्ट क्लास में बताना मुझे ऐसा। हाँ नहीं सर, वो नहीं करेगा ना कलर शो वैसे, क्यों? क्योंकि वो तो काफी ज्यादा स्टेबल चीज होती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने पर जब डीएनए डीनेचर्ड होता है, मतलब उसके दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग अलग होते हैं, और जब वो दोबारा से अपनी रिगेन करता है अपने स्ट्रक्चर को, तब भी वो कलर शो करता है। चलो, नेक्स्ट वन इज वायरल डिजीज। द वेरी फर्स्ट वन इज रानीखेत। रानीखेत इज अ प्लेस इन उत्तराखंड में, और इसे न्यू कैसल डिजीज भी कहा जाता है। रानीखेत वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर ये डिजीज स्प्रेड हुई। पहली बार देखने को मिला कि पैरामिक्सोवायरस जो है वो यहाँ पर बर्ड्स के अंदर भी डिजीज कॉज कर रहा है। पैरामिक्सोवायरस क्या कॉज करता है ह्यूमन के केस में? मम्प्स। वेरी गुड। तो यहाँ पर कफिंग, स्नीजिंग एंड डायरिया कंडीशन उसकी वजह से होती है। बर्ड फ्लू अभी बताया, H5N1 causative agent है इसका, and that enters to the human through the chickens. Culling is basically done, यानी कि selection of the affected one and then after they are killed. Next one is fowl pox. अभी अगर ये इंसान होता तो इसको दवाई ये सब करके बचाते, लेकिन वो तो उसका काम ही वही है, उसको आखिर में मरना है, तो कल के बजाय आज ही मार दो उसको, ऐसा करके कलिंग किया गया उसको। फाउल पॉक्स पॉजिटिव एजेंट इज पॉक्स वायरस। लेसन्स यहाँ पर अनफेदर्ड पार्ट्स पर अपीयर होते हैं, दैट इज ऑन हेड एज वेल एज ऑन लेग्स। एवियन एनसेफेलोइटिस, and एवियन एनसेफेलोमाइलिटिस होना चाहिए। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है सेरिब्रम का, एंड मैलिज। Marek's disease causative agent is herpes virus. Next one is bacterial disease. This is given in your module, फ्लोरम disease. साल्मोनेला फ्लोरम इसे कॉज करता है, बैसिलरी वाइट डायरिया कहा जाता है इसे। स्पायरोकिटोसिस, causative agent is Borrelia and Serena. स्पायरो। इन्फेक्शियस कोराइजा की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शियस कोराइजा इज स्प्रेडेड बाय
कॉज करता है, नहीं याद कर लेना बस। नेक्स्ट वन इज फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में है यहाँ पर एस्परगिलोसिस, कौन कॉज करेगा इसे? कौन सी फंजाई होती है? कॉज बाय एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। फ्यूमिगेटस इसे कॉज करता है, ठीक है। इसे ब्रूडर्स निमोनिया भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज माइकोसिस। माइको का मतलब ही होता है फंजाई। And mycosis is basically caused by Candida albicans. Albicans इसे कॉज करता है, ठीक है। इसे कैंडिडाइसिस भी कहा जाता है। भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें ये अफेक्ट करता है, दिस अफेक्ट्स अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। प्रोटोजोन डिजीज, तो कॉक्सिडियोसिस यहाँ पर प्रोटोजोन डिजीज होती है। And that is caused by genus Eimeria। Eimeria से कॉज करता है, एंड इसके ग्रुप को कहा जाता है कॉक्सिडिया। And that affects part of deficiency। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में बेटा यहाँ पर दो हैं। The very first one is encephalomalacia। That is deficiency of vitamin A। ये विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है। और यहाँ पर हैचिंग एबिलिटी जो है दैट बिकम्स पुअर।
The very fast. And the next one is parosis. पैरोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है ऑफ मैग्नीज इन राशन. NI. इन राशन. ठीक है. इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? इसका इफेक्ट होता है एनलार्जमेंट ऑफ टिबिया मेटाटार्सस जॉइंट. कोई बताएगा कहाँ पर होगा ये? हाँ जी, टिबिया मेटाटार्सस जॉइंट. That is present in leg. एडवांटेजेस ऑफ पोल्ट्री फार्म. क्या फायदे? तो सबसे पहले मीट एंड एग. सेकेंड वन इज feathers. Third one is manure. Fourth one is food. Food तो ऊपर हो ही गया जी. और food. And the last one is economic uplift. Clear? इसके अलावा लोग एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं. क्लियर? हाँ जी बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? Give it a look. If anyone have any doubt in this, you may ask.
Next one is sheep and goat management. गॉट को कहा जाता है पुअर मैन्स काउ. That is poor man's cow. Clear? And goat जो है that is reared for meat. Meat, milk, hair and skin. ये yield करती है small amount of milk. High nutrition. Clear? Scientific name is, कौन बताएगा साइंटिफिक नेम गोट का? कापरा. कापरा. क्लियर? Second one is Capra. That is Pashmina goat. ठीक है. इससे fine and soft wool obtained from it, and that can use for preparation of salt. Used for preparation of shawl. पश्मीना शॉल बनती है. ठीक है. कैन पास रिंग टेस्ट. चाहे कितनी भी बड़ी शॉल क्यों ना हो, दैट कैन पास थ्रू अ रिंग. एक रिंग से पास कर सकती है. This is wild type. Clear? अफ्रीका और इंडिया में लार्जेस्ट गॉट पॉपुलेशन है. Clear? An exotic breed of goat. Foreign breeds की अगर हम बात करें, so that is Alpine, Toggenburg,
पूरा Sanin. These are the exotic breeds of God. तो बस यही है गॉड के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज कापरा ईगा गेरिस, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं विच कैन पास द रिंग टेस्ट। कोई डाउट बेटा इसमें किसी? Anyone have any doubt in this? Krishna upload. चलिए डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज शीप।